हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 111 ट्यूटोरियल। एक बार फिर से दोस्तों, आज का जो सेशन है वह ह्यूमन फिजियोलॉजी का भाग नंबर दूसरा है, जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी से केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यह है। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, यानी कि बढ़ जाता है, घट जाता है, ऊपर नीचे रहता है, एक समान रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बढ़ जाता है। दौड़ते समय में जो मनुष्य का रक्तचाप होता है वह बढ़ जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाड़ी का दर कहाँ से मापा जाता है। देखिए, नाड़ी का जो दर होता है कहाँ से मापा जाता है, तो उसका राइट आंसर होता है धमनी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धमनी से। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक किशोर मनुष्य में, यानी कि एक किशोर मनुष्य में रक्त का दाब होता है, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि 120/80 mm Hg होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हृदय का कार्य होता है, मतलब कि मानव शरीर में जो हृदय का कार्य होता है क्या होता है, पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करना होता है, या शरीर को ऊर्जा देना होता है, या तापक्रम को बढ़ाना होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर की विशालतम धमनी होती है, मतलब शरीर की जो विशालतम धमनी होती है कौन होती है। वेना केवा होता है, या अकार्टा होता है, ए आर्टा होता है, या केसिका होता है, या निलय होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए आर्टा होता है, ऑप्शन बी। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क में रक्त का जो औसत आयतन होता है कितना होता है। तो इस जो वयस्क मनुष्य में रक्त का जो औसत आयतन होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5, यानी कि ऑप्शन सी। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का पीएच मान होता है, जो मानव शरीर का पीएच मान होता है 7.4 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7.4। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का रुधिर बैंक कहा जाता है, मतलब रुधिर बैंक होता है या कहा जाता है। तो मानव शरीर का जो रुधिर का बैंक होता है वह पलीहा को कहा जाता है, पलीहा को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त प्लाज्मा में जल की प्रतिशत मात्रा होती है, यानी कि जो रक्त में प्लाज्मा जो नहीं जो रक्त प्लाज्मा होता है उसमें जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 91 से 92% होती है। जो रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा 91 से 92% होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती हैं, यानी कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रक्त में जो लोहा पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। गलत हो गया है, यहाँ पर कहाँ होगा, कहाँ होता है। तो इसका मतलब कि हमारे शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण होता है कहाँ होता है, फेफड़ा में होता है, यकृत में होता है, किडनी में होता है, या सभी में होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल, यानी कि जो रक्त का शुद्धिकरण होता है हमारे शरीर के इन सभी भागों में होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण को कहा जाता है, यानी कि जो रक्त शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डायलिसिस, यानी कि जो रक्त का शुद्धिकरण को प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में लाल रंग होता है, यानी कि किसके कारण जो
लाल रंग हो जाता है रक्त, यानी कि लाल रंग दिखाई पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही हमारा जो रक्त होता है लाल दिखाई पड़ता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो शरीर में क्या कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होता है कि वह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है। हीमोग्लोबिन जो किसका महत्वपूर्ण घटक होता है, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, या पटिकाणु का, या जीव द्रव्य का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आरबीसी। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त को फेफड़ा में ले जाता है, यानी कि कौन सी रक्त वाहिका होती है जो फेफड़ा में शुद्ध रक्त को ले जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फुफ्फुस शिरा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी मौजूदगी के कारण शरीर में रक्त जमता नहीं है, यानी कि शरीर में ऐसा मतलब कौन सा मतलब पदार्थ होता है, यानी कि जिससे मतलब जो शरीर में रक्त होता है वह जमता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हेपेरिन, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हेपेरिन। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लिम्फोसाइट। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ उत्पन्न होती हैं। लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ उत्पन्न होती हैं, यानी कि जो आरबीसी होता है वह कहाँ से उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अस्थि मज्जा, यानी कि अस्थि मज्जा से ही लाल रक्त कण का उत्पन्न वहाँ से उत्पन्न होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी कि जो सफ़ेद रक्त होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा CO2 ले जाना होता है, या O2 को ले जाना होता है, या रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश होता है तो सबसे पहले प्रतिक्रिया करता है, यानी कि जो मान लीजिए कोई भी अगर बाहरी जीवाणु अगर शरीर में प्रवेश करता है तो वह सबसे पहले किससे प्रतिक्रिया करता है। आरबीसी से प्रतिक्रिया करता है, या डब्ल्यूबीसी से, या पटिकाणु से, या जीव द्रव्य से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डब्ल्यूबीसी, यानी कि श्वेत रक्त कण से ही सबसे पहले प्रतिक्रिया करता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। जो एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है वह AB ग्रुप होता है, जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। RH फैक्टर जो मतलब एक ठो प्रयोग था वह मतलब किससे संबंधित था। भालू में प्रयोग हुआ था कि बंदर में, या मनुष्य में, या बिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बंदर में। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है, यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो सभी ब्लड ग्रुप को मतलब ले सकता है अपने अंदर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि AB ग्रुप होता है जो किसी भी ग्रुप को ब्लड को ले सकता है अपने अंदर। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि जो होती हैं वह पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त दान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है, यानी कि कौन सा रक्त होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो वह सभी को दे सकता है। तो वह ब्लड ग्रुप वो होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है, यानी कि जो ओ ग्रुप वाले ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति रहता है वह मतलब किस ग्रुप के ब्लड को मतलब किसी कमी वश अगर उसमें कमी हो जाता है ब्लड तो वह किस मतलब ग्रुप के ब्लड को ले सकता है वो ग्रुप वाला व्यक्ति। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल O, यानी कि केवल O ग्रुप के ही ब्लड को अपने
शरीर में धारण कर सकता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उनके पुत्र में कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्लड ग्रुप ओ। अगर पिताजी का मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है, उसके बाद में माताजी का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसका उनके जो पुत्र में जो ब्लड ग्रुप की संभावना होगा वह ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी प्रकार के व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? यानी कि जो बी व्यक्ति माने बी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति हैं वह मतलब किस व्यक्ति को मतलब किस ग्रुप वाले व्यक्ति को वह अपना खून दे सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्लड ग्रुप ए बी या बी को दे सकता है, यानी कि राइट आंसर उसका ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है। जो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र किसको कहा जाता है? सेरेब्रम को बुद्धि का केंद्र कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेरेब्रम किससे संबंधित होता है? यानी कि यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ लिए कि बुद्धि का केंद्र होता है, तो यानी कि सेरेब्रम किससे संबंधित होता है? यानी कि मस्तिष्क से ही संबंधित होगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचना तथा शरीर की क्रियात्मक इकाई होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूरॉन होता है जो शरीर की लघुत्तम संरचना और क्रियात्मक इकाई होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? मेरुदंड से कितनी तंत्रिकाएं निकलती हैं, कितनी जोड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 31 जोड़ा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होता है? जो श्वसन की क्रिया हमारे शरीर में होता है कहाँ पर संपन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ऑप्शन ए सही है इसका आंसर। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वसन के दौरान बाहर निकली वायु में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है, यानी कि O2 होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 16% होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं जो श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन बाहर निकलता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो केवल 16% ही उपस्थित रहता है उसमें। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने ATP अणु का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 38 ATP अणु का निर्माण होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के श्वसन के दौरान बाहर निकली वायु में कितने प्रतिशत CO2 की मात्रा होती है? यहाँ पर हम लोग देखें कि O2 की मात्रा कितना था, तो यानी कि 16% था। उसके बाद में यहाँ पर पूछ रहा है कि CO2 की मात्रा कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4%। जब श्वसन मनुष्य शोषण करता है तो उसमें जो श्वसन के दौरान जो श्वास बाहर निकलता है उसमें CO2 की मात्रा केवल 4% उसमें उपस्थित रहता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है क्या है कि क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? यानी कि क्रेब्स चक्र जो होता है उसमें किसका संश्लेषण होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि पायरूबिक अम्ल का इसमें संश्लेषण होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारी में शरीर के किस भाग में यूरिया का निर्माण होता है? यानी कि जो स्तनधारी होता है उसमें यूरिया का निर्माण होता है कहाँ पर होता है? यानी कि यकृत में होता है या गुर्दा में होता है या प्लीहम होता है या मूत्राशय थैली में होता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यकृत में। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, यानी कि सबसे छोटी अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यानी कि जो मूत्र का पीला रंग आने का कारण क्या हो सकता है, यानी कि किसकी मौजूदगी उसमें हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है आपका यूरोक्रोम, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि यूरोक्रोम। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रासरण पर कार्य करता है या विसरण पर कार्य करता है या डायलिसिस पर या परिवहन पर?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डायलिसिस, यानी कि डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है, कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपोहन यानी कि डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूर्ण करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो डायलिसिस का सिद्धांत किसके लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि फेफड़ा के लिए होता है या हृदय के लिए होता है या यकृत के लिए या ब्रिक के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ब्रिक के लिए, यानी कि डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के किस भाग में निषेचन की क्रिया होती है, जो निषेचन होता है वह कहाँ पर होती है, शरीर के किस भाग में होती है, डिम्बवाहिनी नलिका में होता है या गर्भाशय में होती है या ग्रीवा में या योनि में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डिम्बवाहिनी नलिका में, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय में पल रहे जो भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण की प्राप्ति होती है, यानी कि जो गर्भाशय में जो बच्चा पलता है उसको जो पोषण की प्राप्ति होती है वह किसके द्वारा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लेसेंटा द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी, प्लेसेंटा द्वारा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी को किसके प्रयोग किसका प्रयोग किया जाता है, उसको जो गर्भाशय में जो शिशु होता है उसके बारे में जानकारी हम किससे प्राप्त कर सकते हैं, एक्स किरण से या गामा किरण से या अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रावायलेट किरण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्ट्रासाउंड से। आप अल्ट्रासाउंड से ही गर्भाशय में पल रहे जो शिशु होता है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना किस रूप में निरूपित होती है। जो टेस्ट ट्यूब बेबी होती हैं वो उसकी जो प्रक्रिया होती है वह कैसी होती है, मतलब किस प्रकार से होती हैं। जो टेस्ट ट्यूब बेबी का परिघटना होता है वह उसमें बाह्य निषेचन होता है और आंतरिक विकास होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि उसमें टेस्ट ट्यूब बेबी में पहले उसको बाहर निषेचन करवाया जाता है, उसके बाद में जो इसका विकास भ्रूण का विकास होता है वह अंदर होता है, आंतरिक होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र की सहायता से होता है। जो बच्चा होता है उसका गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण वह किसके सहायता से कर सकते हैं हम, तो उसका जो निर्धारण कर सकते हैं हम पिता के गुणसूत्र से। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, यानी कि जो स्त्रियों की नसबंदी होती है वो उसको उस प्रक्रिया को क्या कह सकते हैं हम, वैक्सेक्टोमी कह सकते हैं या ट्यूबेक्टोमी कह सकते हैं या न्यूरेक्टोमी कह सकते हैं या साइकेडेमी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ट्यूबेक्टोमी। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम प्रखनली शिशु का नाम क्या था। जो प्रखनली में जो प्रथम शिशु का निर्माण किया गया था, बनाया गया था, प्रयोग में किया गया था, वो जो शिशु का क्या नाम रखा गया था। तो आपका ये जो राइट आंसर है आपका लुइस, यानी कि ऑप्शन डी। उसके बाद में आप लोग के रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके बाद में इसको आप पढ़ करके नीचे कमेंट कर सकते हैं। जो इसी से रिलेटेड जो अभी हम टॉपिक पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड ही इसमें टॉपिक दिए हुए हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन जो है अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारे सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।